मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में साइंस क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का फुल कॉन्सेप्ट वन शॉट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। साइंस, ठीक है, यही चैप्टर का नाम है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे बच्चों एयर करंट होता है, एयर जब ब्लो करती है तो एयर करंट बनता है। पानी जब फ्लो करता है तो वाटर करंट बनता है। ऐसे ही जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट तो इसका आंसर है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में करते हैं? ऐसा यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर। ए लेटर सिंबल से दिखाते हैं, तो ऐसा यूनिट एम्पियर है जिसे ए सिंबल से दिखाते हैं। किससे मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट तो हो गया, हाँ, मेजर करते हैं हम इसे एमीटर से। और एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं सर्किट में? कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, है ना, Q अपॉन टी। I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, Q फॉर चार्ज एंड T फॉर टाइम। तो व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। नहीं, पर सेकेंड अगर चार्ज फ्लो हो रहा है 1 कूलाम, दैट मीन्स इट इज कंस्टिट्यूटिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट, है ना। और इसका 1 मिली एम्पियर मीन कितना होता है बच्चों? मिली एम्पियर होता है 1/1000 एम्पियर के बराबर, या 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, है ना। और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? हाँ, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल 10⁻⁶ एम्पियर। 1 एम्पियर का 10 लाखवां पार्ट, 10th लाख पार्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें क्या सीखना है? इसके अलावा आपको इसे पता होना चाहिए एम्पियर जो एमीटर है एक सर्किट में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। सीरीज में किया जाता है, ये तो आपने देख लिया। कैसे सीरीज में? एक सर्किट बना के देखते हैं। देखो, बैटरी बनाते समय ध्यान रखना है, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस। प्लस पे है तो माइनस पे एंड होगा। फिर ये स्विच लगा तो स्विच ऑन है तो डॉट लगा होगा। करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो ये एमीटर है जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। और 1, 2 और 3 सेलों की ये बैटरी है। ये बल्ब है। तो एमीटर को ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस तरह से। कहीं भी कनेक्ट कर दो आप, यहां कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो, बट प्लस वाला साइड प्लस की तरफ कर देना और माइनस वाला माइनस की तरफ कर देना। बस ये ध्यान रखना है कनेक्शन के टाइम पे। तो इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन आपने देख लिया, उसका SI यूनिट देख लिया, उसका डिवाइस जो करंट को मेजर करता है वो एमीटर है। अब डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? है ना, हाँ, कन्वेंशनली हम इसे पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। जो करंट की डायरेक्शन है, ये एरो दिखा रखा ना, प्लस से माइनस की तरफ, यानी पॉजिटिव टू
नेगेटिव होती है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। उसका एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से ही करंट बनता है, क्योंकि चार्ज के फ्लो करने से ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट बनता है। ठीक है, तो ये करंट के लिए बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन क्या है या करंट कैसे बनता है, एसआई यूनिट क्या है, कौन सा डिवाइस है जो इसे मेजर करता है ना। और एसआई यूनिट के बाद उसकी छोटी यूनिट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, हमने अभी देखा 1 एम्पियर क्या होता है, क्या है 1 एम्पियर बताओ। हाँ, अगर इस सर्किट में, ये जो सर्किट है इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है 1 कूलम पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज मेकिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, जो ये 1 कूलम चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम चार्ज बनता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो आपके पास इन टेक्स्ट में क्वेश्चन आया था जिसको हमने ऐसे सॉल्व किया था, Q इज इक्वल टू NE, उसमें हमें वो निकालना था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो यही है ना, सॉरी ये, लेकिन उसमें आंसर जो आया था 6.25 इन टेक्स्ट में है। अगर हम कैलकुलेशन को पूरा करते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻18 था, तो ये मतलब एक तरह से अप्रॉक्स आंसर है, क्योंकि हमने इन टेक्स्ट में जब सॉल्व किया था तो वो 6.25 इंटू 10⁻18 आया था। तो ये एनसीईआरटी में मोटे मोटे तौर पे इसका अप्रॉक्स आंसर है, डिवाइड कर रहे थे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, 6.25 आ रहा था। तो मुझे लगता है कि अब ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट का आपकी बुक के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये एक तरह से सर्किट के दोनों एंड के बीच में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है। भाई प्रेशर डिफरेंस आता है तो चार्ज फ्लो करता है और चार्ज के फ्लो करने से करंट बनता है। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट को फ्लो करने के लिए, चार्जेस को फ्लो करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में कौन क्रिएट करता है, सेल या बैटरी क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है, केमिकल रिएक्शन के जरिए। जो सेल या बैटरी के अंदर केमिकल कंपाउंड भरा हुआ है वो एक केमिकल रिएक्शन करता है और जिसकी वजह से तार के दोनों एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है और उसी डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से चार्ज बनता है, करंट बनता है। तो यहाँ ये बिल्कुल देखो, जैसे कि आपका यहाँ पे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि एक टंकी ऊंचाई पर है, एक टंकी अगर 2 टंकियाँ सेम लेवल पर है तो उनमें वाटर फ्लो नहीं होगा अगर उनको पाइप से कनेक्ट कर दे, पानी का लेवल दोनों में सेम है तो। लेकिन एक टंकी ऊपर एक टंकी नीचे कर दे तो पानी ऊपर वाले से नीचे वाले में पाइप के जरिए आ जाएगा टंकी में। तो यहाँ पर ग्रेविटी का अपना एक रोल है, एयर प्रेशर का अपना रोल है, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से वो पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। लेकिन वायर में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, वहाँ जो रोल है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस का है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्जेस फ्लो करते हैं। जब बात करें चार्जेस फ्लो करने की तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, क्योंकि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ये नहीं कि मतलब चार्जेस का मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन क्या है वो लिख लेते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। यानी आप बैटरी या सेल की हेल्प से किसी सर्किट के दोनों एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। तो उस चार्ज के जाने से, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, माफ करिएगा, चार्ज जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के जरिए चार्ज जाता है। तो वो जो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है उसको वर्क कर, जो उसके जाने में जो वर्क किया जाता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। उस वर्क से ही पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल जो है बच्चों V है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन बन रही है, दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। मेन तो यही है, बाकी सब तो पृष्ठभूमि है। देखो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज। यहां तक तो ये पृष्ठभूमि बनाई है पूरी इस डेफिनेशन को बनाने के लिए कि कहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो। क्योंकि अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है दैट मीन्स कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, उससे वो बैटरी से कनेक्ट नहीं है, सेल से वो कनेक्ट नहीं है, या जो करंट का सोर्स है उससे वो कनेक्ट नहीं है। तो ये जहां तक मैंने रेड में अंडरलाइन किया ये तो डेफिनेशन है ही नहीं, केवल डेफिनेशन की पृष्ठभूमि है। डेफिनेशन किस बैकग्राउंड में बताई जा रही है ये वो बता रहा है। अब क्या डेफिनेशन है वो देखो, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। यानी एक पॉइंट से, सर्किट के एक पॉइंट से, अब जैसे ये सर्किट है, यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना यहां तक, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को फ्लो करवाने में जो वर्क होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये रहा। The potential difference between two point and electric circuit carrying some current is defined as work done to move unit charge from one point to the other point। तो अब आपने अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी जान लो। इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो गया। और 1 वोल्ट करंट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब 1 जूल वर्क होता है 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में। तो दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट माना जाता है। ठीक है, जब एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क हो रहा है दैट मींस दोनों एंड पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। ठीक है, अब इसको मेजर किससे करते हैं ये बताओ आप? हाँ, इसे वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है? हाँ, कनेक्ट किया जाता है पैरेलल। इसको देख भी लो कैसे कनेक्ट करना है। ये बल्ब हो गया, ये एमीटर लगा दिया हमने, ये स्विच ऑन कर दिया, ये 2 सेल की बैटरी हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये बल्ब है जो ग्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो इस हमें बैटरी का ही नहीं पता ये कितने वोल्ट की बैटरी है, तो यहां भी कनेक्ट कर सकते हो। या हम ये जानना चाहते हैं ये बल्ब कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहा है, तो यहां कनेक्ट कर दो। इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। नहीं, ये बल्ब के दोनों एंड से कनेक्ट करना होता है। और यहाँ पे ये जो एमीटर है दोनों एंड से नहीं कनेक्ट हो रहा है, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, बल्ब के साथ सीरीज में है। तो ये डिफरेंस है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और करंट बताता है एम्पियर में, और वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा दोनों एंड पर कितना है वोल्ट में। ठीक है,
तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन थी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, फिर इसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट की बात तो हमने करी नहीं, वैसे वोल्ट है, बात हो गई है। एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर कूलम। इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, कनेक्ट करते हैं पैरेलल, और फिगर सामने दिया हुआ समझाने के लिए। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। टेबल 12.1 है ना। सबसे पहले उसमें सेल दिखाया गया है, प्लस माइनस, ये सेल, ओ सॉरी ये बड़ा वाला नहीं, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया। अब इसमें अगर हम 2 सेल जोड़ दें तो ये बैटरी हो गई। तो सेल, बैटरी, उसके बाद स्विच, ये स्विच ऑफ है और ये स्विच ऑन है। और वायर अगर कनेक्ट हो रहा है, एक वायर है उसके ऊपर से जा रहा है, यहां पे जॉइंट लगाना पड़ेगा, जॉइंट है। और अगर दूसरा बिना जॉइंट के वायर जाना है तो इसको ऐसे लाके ऐसे, ये बिना जॉइंट शो कर रहा है, वायर पास हो रहा है विदाउट जॉइंट। सिंबल है ये सारे जो मतलब आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करने हैं। बल्ब का सिंबल अभी हमने सर्किट में बनाया था, या डिजाइन बना दो या बल्ब का बना दो। रजिस्टर, ये रजिस्टर है, और एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये डिस्कस करने वाला पॉइंट है। इसको ऐसे एरो भी लगा देते हैं वेरिएबल रजिस्टर के लिए। वेरिएबल रजिस्टर क्या काम है, रजिस्टर का काम क्या है, चलो वो तो अभी हम समझेंगे ओम्स लॉ में। बच्चों रजिस्टर, ये आप बल्ब को समझो, ये रजिस्टर होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट वाला बल्ब जिसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक मतलब समझो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी ठीक ठाक रेजिस्टेंस होता है। यानी कंडक्टर के बाद रजिस्टर आता है, रजिस्टर के बाद पुअर कंडक्टर आता है, और पुअर कंडक्टर बाद इंसुलेटर आता है। इंसुलेटर कागज प्लास्टिक हो गया। तो कंडक्टर यानी जो करंट को अपने में से अच्छे से जाने देता है, करंट का लॉस कम से कम होता है। रजिस्टर में ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस है, जिससे करंट का लॉस होता है। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी। उससे भी ज्यादा अगर रेजिस्टेंस है दैट इज पुअर कंडक्टर, और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है दैट इज इंसुलेटर। हाँ, करंट जाएगा ही नहीं जिसमें, ठीक है। तो ये तो रजिस्टर हो गया, जिस थोड़ा आइडिया दे दे मैंने आपको रजिस्टर क्या होता है। ये वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट भी कहते हैं इसको। ये जो है ना सर्किट में लगाया जाता है करंट को रेगुलेट करने के लिए, करंट को कम ज्यादा करने के लिए। करंट को कम ज्यादा कैसे करेगा, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। वोल्टेज को नहीं चेंज करेगा और करंट को कम ज्यादा करना है। तो वोल्टेज चेंज होने से करंट चेंज हो जाता है, ये तो मालूम है। लेकिन ये रियोस्टेट सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो ये वोल्टेज को विदाउट चेंजिंग करंट को चेंज करता है। तो क्या करता होगा, आई थिंक ये रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेगा, क्योंकि करंट 2 चीजों से बदल जाता है। या तो उस सर्किट में रजिस्टर लगा रखे हो ज्यादा तो करंट कम आएगा, या फिर वोल्टेज पीछे से कम आ रही हो, सप्लाई कम हो, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, बैटरी जब वोल्ट है वो 2 वोल्ट की हो, 6 वोल्ट की ना हो। बैटरी 2 वोल्ट की होगी, करंट कम बनेगा। 4 वोल्ट की और ज्यादा बनेगा, 6 वोल्ट की तो और ज्यादा करंट बनेगा सर्किट के अंदर। ये सीधा सीधा ओम्स लॉ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअल में ये ओम्स लॉ है। तो ये रियोस्टेट जो डिवाइस है सर्किट में करंट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा एमीटर, बस इसमें ये ध्यान रखना होता है ये प्लस माइनस सही लगाओ, और ये सीरीज में लगाया जाता है एमीटर। वोल्ट मीटर ये पैरेलल लगाया जाता है, जो मैंने आपको पीछे बताया। हाँ वो है, वो कोई वो नहीं इंपॉर्टेंट, ऊपर से एरो लगाना है जो है ना। रियोस्टेट को दूसरी तरह से भी अगर दिखा रहे हैं, लाइक दिस, तो ये दोनों रियोस्टेट हो गए। इसका काम बता दिए, रजिस्टर्स हो गया, इसके बारे में अभी हम जानेंगे, ओम्स लॉ में जानेंगे। बल्ब, वायर को विदाउट जॉइंट और जॉइंट करके वायर, स्विच ऑन, याद रखना डॉट लगाया तो मतलब स्विच ऑन, सर्किट क्लोज्ड एंड स्विच ऑन, से स्विच ऑन कहेंगे। कई बार लिखा होता है सर्किट क्लोज्ड, तो कहते हैं सर क्लोज्ड मतलब बंद होता है, इसका मतलब स्विच ऑफ है क्या। ये बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है अभी, अब तो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाएगा तो अब आएगा नहीं डाउट।
और डॉट नहीं लगा तो स्विच ऑफ है। और ये बैटरी हो गई 2 सेलों की और ये सिंगल सेल हो गया। दीज आर द सिंबल्स दैट वी विल बी यूजिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर में ये सिंबल सर्किट में हम इस्तेमाल करते रहेंगे। नाउ वी हैव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, पहले इसके डिफाइन समझ लो या इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है डिस्कस कर लिया अभी हमने। ज्यादा वोल्टेज आएगी ज्यादा करंट बनेगा, है ना। या जो ओम्स लॉ वो ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये क्यों कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं ओम्स लॉ में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट में बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने की बात इसलिए कर रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से फिर करंट कम बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने के बाद भी। पहले जो एनसीईआरटी की प्रीवियस बुक्स थी क्लास 10th में, वहां पे कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वो तो आज भी लिखा हुआ है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बात वो भी सही है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही होता है कि हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो डिसाइड करती है करंट, सर्किट में जो बैटरी लगाते हैं वो डिसाइड करता है करंट। लेकिन यहां जो डिफाइन दी हुई है एक्चुअली डेरिवेशन के हिसाब से दी हुई है ना। तो हम डिफाइन को लिखते हैं फिर डेरिवेशन बताते हैं। तो ये डिफाइन है आपकी ओम्स लॉ की। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided the temperature remains constant। कुछ बच्चे जो है यही कहते हैं भैया जो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात यही लिखी हुई है। या आप ये कह दो कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ज्यादा करंट बनेगा। भाई हमारे घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल होती है कहीं 440 वोल्ट भी जाता है। 1100 वोल्ट की सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर तक, 440 वोल्ट की सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर तक, फिर ट्रांसफार्मर उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब देखो कहीं कहीं 110 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये डिपेंड करता है उसकी जो डिवाइस है वो कैसे जनरली वर्क करते हैं। घर में जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो खरीद के लाओ ना, उसमें लिखा होता है कि ये इतने वोल्ट पे काम करता है। और अगर हमारे घर में 220 वोल्ट के आ रही है, अगर वो 220 वोल्ट वाला डिवाइस नहीं है तो उसका अडेप्टर होता है। जो हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं वो 220 वोल्ट पे थोड़ा काम करते हैं, वो तो चार्जर ही उसको कम करता है वोल्ट को, है ना। तो ये ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के जो उसमें से फ्लो कर रहा है करंट। और शर्त यह है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से करंट का लॉस होता है क्योंकि उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दैट इज वाई करंट यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एक कंडीशन लगा दी जाती है। अब इसको कैसे लिखते हैं वो देख लो। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और क्लास 9th से ही आप समझ रहे हो कि जब भी ये सिंबल आता है ना कोई कांस्टेंट उठा लाता है अपने साथ। सबसे पहले वाला कांस्टेंट क्लास 9th का याद है आपको, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आया था, K आया था, लेकिन वहां K1 बन गया था क्योंकि उसका ये फायदा हुआ था कि जो फोर्स की यूनिट थी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M V माइनस U अपॉन T था। ये था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब ये हटाया था तो ये K आया था M और ये बन गया था A। ये K1 कैसे बन गया था बताओ।
हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। फोर्स की यूनिट न्यूटन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, 1 न्यूटन को, कि जब एक केजी के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, या 1 केजी के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो दैट फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहां पर ये 1 न्यूटन का फोर्स था कि के रहने दो, मास 1 केजी था, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था, तो 1 1 1 यानी 1 = k, यानी k = 1। तो यहां से k को हटा सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई में लिखना जरूरी नहीं है। तो फाइनली जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था वो F = ma था। ये था 9th क्लास का। अब भाई साहब यहाँ भी ओम्स लॉ ले आए हैं, प्रोपोर्शनली सिंबल, तो कांस्टेंट भी आएगा। सेकेंड कांस्टेंट आया था वहां पर ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, है ना, कैपिटल लेटर में G, वो भी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। अभी ओम्स लॉ ले आए हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट होता है R, V = RI या V = IR। आदत जो है IR बोलने की है ना। तो ये जो नया कांस्टेंट है ये है आपका रेजिस्टेंस, यानी आपका इंट्रो अब तीसरे वर्ड से हो रहा है। पहले करंट से हुआ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस से हुआ, अब रेजिस्टेंस से हो रहा है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये हर वायर में रहेगा, चाहे टेम्परेचर कम हो या टेम्परेचर ज़्यादा हो। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा होने बढ़ जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी रहता है रेजिस्टेंस, इसलिए ये कांस्टेंट है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो का रेसिस्ट करता है, विरोध करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, रेसिस्ट करता है, ठीक आराम से जाने नहीं देता, थोड़ा ना थोड़ा विरोध होता ही है। तो दैट इज रेजिस्टेंस, यानी ये हर चीज में मिलेगा आपको, हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में मिलेगा, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो रजिस्टर हो, और इंसुलेटर की तो बात ही अलग है, पुअर कंडक्टर की बात ही अलग है, उनमें तो बहुत ज्यादा होता है। इनसे वो तो उसका बात ही मत करो, इंसुलेटर की। तो रेजिस्टेंस एक नया कांस्टेंट है जो अभी ओम्स लॉ से हमें मिला है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जिसकी वजह से वो अपने अंदर के चार्ज के फ्लो का विरोध करता है, इसीलिए थोड़ा सा करंट का लॉस होता है। इसीलिए जो भी हम डिवाइस चलाते हैं, फैन चला रहे हैं, फैन में हीटिंग का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी फैन हीट होता है। टीवी चला रहे हो आप, हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर चलाते रहते हैं, उनमें हीटिंग का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो हीट होते हैं, कारण रेजिस्टेंस की वजह से। लगातार अगर यूज हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो ही जाता है, वो भी हीट की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो अब रेजिस्टेंस आया, अब रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो हमने बात कर ही ली कि ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने अंदर के जो कोई कंडक्टर होता है अपने अंदर चार्ज के फ्लो का रेसिस्ट करता है, विरोध करता है, ओपोज करता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है भाई रेजिस्टेंस का? जिन्होंने वो लॉ दिया उन्हीं के नाम पे रख दिया, ओम। सिंबल ये ग्रीक लेटर का सिंबल है ओम, ठीक है, ओम इसका ऐसा यूनिट है ओम। अब अगर ऐसा यूनिट ओम है तो 1 ओम क्या होता है? 1 ओम, देखो अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V = IR, तो R इसका फॉर्मूला क्या हुआ? R = V/I, R = V/I। अब यहीं से 1 ओम आ जाएगा। 1 ओम कब होगा? जब 1 एम्पियर का करंट किसी सर्किट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है किसी सर्किट में और करंट उससे फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो उस कंडक्टर का, उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। तो 1 ओम किसी भी सर्किट का या किसी भी कंडक्टर का तब होगा रेजिस्टेंस जब 1 वोल्ट की सप्लाई उसको मिल रही है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो 1 ओम = 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये नया वर्ड जो आया था ओम्स लॉ से वो रेजिस्टेंस आया था। तो रेजिस्टेंस क्या होता है?
ये प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की जिसकी वजह से अपने अंदर के चार्ज के फ्लो का विरोध करता है। इसको हम आर लेटर से दिखाते हैं, ये लिखा हुआ आर ओम्स लॉ में। इसके अलावा ये इसका एसआई यूनिट ओम है और 1 ओम होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसी के साथ ही आपकी बुक में जो डिस्कस किया हुआ है वो वेरिएबल रजिस्टर की बात की हुई है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को रेगुलेट करने के लिए लगाया जाता है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। अगर करंट को कम ज़्यादा करना हो तो उसके लिए वेरिएबल रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, रियोस्टेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो हमने पीछे टेबल वाला पॉइंट डिस्कस किए थे। अब आगे है बच्चों कंपैरिजन। कंडक्टर क्या होता है? कंपैरेटिव टर्म ही है कंडक्टर, रजिस्टर। इसी पैराग्राफ में चैप्टर के अभी इसी पैराग्राफ, कहीं दूर नहीं आना। रजिस्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर, इनको कंपेयर कर रखा है ना। अब यहां पे बात करनी है, जैसे मान लो आपने एक ही लेंथ के एक ही मटेरियल नहीं बोलेंगे, एक लेंथ और एक मोटाई, यानी जिनका मोटाई सेम हो और रेजिस्टेंस जो लेंथ सेम हो, यानी 4 वायर कंपोनेंट ले लिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वायर ले लिए, ठीक है, जिनकी लेंथ सेम हो। ठीक है, अब लेंथ सेम है, मोटाई सेम है, तो इनमें से जो जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर होगा। जिसका एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, यानी दूसरे नंबर पे जो आता है इन चारों में, उसको हम रजिस्टर कहेंगे। जिसका उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस है, पुअर कंडक्टर। और जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, दैट इज इंसुलेटर। वुड और प्लास्टिक वगैरह इंसुलेटर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये कहने को मतलब कंपैरेटिव टर्म है। कभी कभी हम कहते हैं गुड कंडक्टर। कंपेयर कर लो कॉपर को एल्यूमिनियम को, तो कॉपर इज गुड कंडक्टर। लेकिन अगर एल्यूमिनियम को कंपेयर करोगे किसी और दूसरे मेटल आयरन से, तो एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर, क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पुअर कंडक्टर की आपको बताया हुआ है, कंडक्टर, रजिस्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी 4 इलेक्ट्रिकल वायर ले लो, चारों की लेंथ सेम हो, अगर मोटाई भी सेम हो, उनकी थिकनेस सेम हो, और फिर उसमें रेजिस्टेंस को कंपेयर कर लो। जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर माना जाएगा, जिसका एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, उसे रजिस्टर माना जाएगा, और जिसमें उससे भी ज्यादा, रजिस्टर से भी ज्यादा रेजिस्टेंस है, वो पुअर कंडक्टर है, और सबसे ज्यादा जिसमें रेजिस्टेंस है दैट इज इंसुलेटर। ठीक है, ये कंपैरेटिव है जो आपके उसमें लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है टॉपिक आज का, कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी आप ओम्स लॉ आया ना, तो एक नई बीमारी ले आया रेजिस्टेंस की। पहले आपने करंट पढ़ा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा। चलो ओम्स लॉ तक सीमित था, ठीक है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट पे डिपेंड करता है, ये तो बात समझ में आई। वो जब उसने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक नया सिंबल लिया आर, उसने चैप्टर को बढ़ा दिया। अब पूरा चैप्टर आर पे ही है टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। रेजिस्टेंस 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 सारी कैलकुलेशन है, यानी इस रेजिस्टेंस ने इस चैप्टर का इतना काम बढ़ा दिया है कि हद से ज्यादा। सीरीज में लगाओ, पैरेलल लगाओ, हीटिंग इफेक्ट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सब रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। यानी इस फिल्म का मेन हीरो आ चुका है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का मेन हीरो आ गया है, रेजिस्टेंस। तो अब कौन रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? नहीं, विदाउट हीरोइन मूवी है, मूवी विदाउट हीरोइन, ओनली हीरो, रेजिस्टेंस, वो वाली मूवी है यार। जैसे छोटा भीम और ये सब होते नहीं है, निंजा, हथौड़ी, पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो रेजिस्टेंस बच्चों 4 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, ज्यादा लंबाई होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।
मतलब एक कॉपर का वायर बड़ा है एक छोटा है, इसलिए जो पीछे कंपेयर किया था उसमें हमने लंबाई को फिक्स कर दिया था, मोटाई को फिक्स कर दिया था, इसीलिए फिक्स किया था क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाता है, अच्छी अच्छी चीजों का बढ़ जाता है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, आर डिपेंड्स ऑन, देखो ये आ गया फिर से ना प्रोपोर्शनल साइन, ये बड़ा खतरनाक है, ये कोई नई चीज ले आता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आना ही नहीं चाहिए, अगर ये आ गया तो एक काम बढ़ाएगा ये। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी मोटाई अगर ज्यादा हो तार की तो रेजिस्टेंस कम होता है, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए वहां पे हमने पीछे कंपेयर जब किया था उसमें मोटाई भी सेम ले ली थी, थिकनेस सेम ले लिया था कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और हटा दो इसको, हटा दूं तो नया कुछ आएगा, आएगा वो जो रूल आएगा, इसीलिए कहते हैं उसको रो, रो सब बैठ के रो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये जो रेजिस्टेंस है, अब नया टर्म आ गया, अब इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और मटेरियल के नेचर पर। हर ये जो रो होता है ना, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, गोल्ड का, सबकी अपनी रेजिस्टिविटी होती है ना। लेंथ कितनी भी हो, मोटाई कितनी भी हो, लेकिन एक चीज तो फिक्स है, रेजिस्टिविटी। आर फिक्स नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने से आर बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ने से आर बढ़ जाएगा कॉपर के तार का, मोटाई बढ़ने से आर कम हो जाएगा कॉपर के तार का, लेकिन जो चीज कम नहीं होगी वो है रेजिस्टिविटी, वो है आपका रो, रो रो मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक चीज और रह गया, चौथा, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर चेंज हो, क्योंकि ओम्स लॉ में बोला था ना, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी करंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब। अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो उससे थोड़ा सा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा जो करंट को रिड्यूस कर देगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो चार बातों डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी यानी नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फोर्थ थिंग है टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस चार बातों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पर, लेंथ ऑफ वायर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर एंड टेम्परेचर पर। तो अब हम ना रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी की जो फॉर्मूला बनेगा यहीं से निकाल लो, इस पे बेस्ड काफी न्यूमेरिकल आते हैं, R इंटू ए अपॉन एल, ये A मल्टीप्लाई में गया और L नीचे डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब ओ इसका जो यूनिट बनाएगा SI यूनिट, वैसे तो ओम मीटर है पर आया कैसे देखो, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो ये मीटर से स्क्वायर कट गया तो ये आ गया ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी की SI यूनिट है ओम मीटर। इसकी आपको पूरी एक टेबल दे रखी है, टेबल 12 पॉइंट कौन सी है, 12.2, 12.1 में तो वो सिंबल दे रखे थे जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, और 12.2 में रेजिस्टिविटी की टेबल है। अब रेजिस्टिविटी की डिफाइन को क्या कहेंगे हम, तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है किसी कंडक्टर का, सेम वायर का, उसकी लेंथ को बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर के चेंज होने से भी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, ये फिक्स है, तार कितना भी लंबा हो,
तार कितना भी मोटा हो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, लंबाई को कम ज़्यादा करोगे रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होता रहेगा, मोटाई को कम ज़्यादा करोगे रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो जाएगा। मटेरियल बदल दोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि मटेरियल बदलते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बदल जाएगा, पर रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। हर मेटेरियल की रेजिस्टिविटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। एक मेटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो दूसरे मेटेरियल की नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इसका जो ये बनता है डिफाइन, रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है जो उसका ही रहता है, किसी और का नहीं होता, और कम ज़्यादा भी नहीं होता। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा पर रेजिस्टिविटी कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा हुआ है जो सबसे कम रेजिस्टिविटी है किसकी है टेबल में, 12.2 में सबसे कम, सबसे ऊपर ही तो होगा भाई, नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? सिल्वर, फिर देख लो आप, सिल्वर सबसे ऊपर है, कॉपर है, उसके बाद तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इसी ऑर्डर में हम देखो, सिल्वर तो महंगा पड़ता है वायर, एक चीज़, दूसरा उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होगी कॉपर के कंपैरिजन में, तो हम कॉपर को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर कंडक्टर के रूप में। और जहाँ जहाँ दूर दूर की लाइन की ट्रांसमिशन होता है वहाँ एल्यूमिनियम कर लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो थोड़ा सा कॉपर से ज़्यादा हार्ड होता है, जो लचक कॉपर में होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो लंबा अगर तार कॉपर का हो तो इस खंभे से दूसरे खंभे तक 100 मीटर तक पहुँचने में बिल्कुल लटक जाएगा, खींच नहीं सकते आप उसको, बहुत ज़्यादा उसमें वो होती है डक्टिलिटी। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन वायर है एरिया वाइज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं वो एल्यूमिनियम के वायर हैं, तो उसकी सिर्फ हार्डनेस की वजह से वो ज़्यादा हार्ड होता है, तो इस जो कॉपर है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, लचक जाएगा। बट रेजिस्टिविटी के मामले में सबसे ऊपर सिल्वर, उसके नीचे कॉपर और उसके नीचे एल्यूमिनियम। फिर ऐसे आप जाओगे तो पुअर कंडक्टर वाला एलॉय आएंगे, फिर पुअर कंडक्टर आएंगे, इंसुलेटर आएंगे, जिनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी आपके टेबल में किसकी दे रखी है? पेपर की, उसके ऊपर डायमंड, पेपर, ये सब बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी मटेरियल हो गए। तो ये इंसुलेटर हैं, दे आर इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं इनमें। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है रेजिस्टिविटी का। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल जब आएंगे तो। अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, यानी आप रजिस्टर्स को किस दो तरह से कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, तो वो सीरीज और पैरेलल में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले सीरीज में करते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज। ये 3 रजिस्टर है बच्चों, R1, R2, R3। ये तीनों वोल्ट मीटर की अभी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं आप, किस में लगाऊं, तीनों में लगाऊं, एक में लगाऊं, या बैटरी को चक्कर नहीं लगाऊं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सर्किट भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए था, सर्किट तो मैंने बना ही दिया। तो ये जो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सर्किट जो लगे हैं सीरीज में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज में सर्किट लगते, ये जो रजिस्टर लगते हैं, इन सबको करंट सेम मिलता है। इसके पॉइंट्स बताता हूँ। करंट सेम होता है, करंट सेम रहता है सभी रजिस्टर्स के लिए सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कहते हैं ना हिंदी में, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, सबको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है सीरीज में।
पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल डिवाइसेस, ठीक है। R1 R2 R3 जो इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा वो अलग अलग होगा। इसके अलावा जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो कैसे आता है, उसका मैं थोड़ा सा डेरिवेशन बता देता हूँ। देखो सबको करंट सेम मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबको अलग अलग मिलता है। तो मान लो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सीरीज में Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इसको प्लस इसको मिला के टोटल हो जाएगा जो बैटरी से मिल रहा है। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR ओम्स लॉ से, तो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो ये I कॉमन ले लो, सबको करंट सेम मिल रहा है। IRS इज इक्वल टू I कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हो गया। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, उनका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 से, यानी सबको जोड़ दो डायरेक्टली तो वो टोटल रेजिस्टेंस बताता है। तो अब इसके कुछ एक नुकसान भी हैं, जैसे सबको करंट सेम मिलता है, हर डिवाइस को करंट की अलग अलग ज़रूरत होती है, और सबको करंट सेम मिल रहा है तो नहीं उनकी वर्किंग जो है अफेक्ट होगी, उनका जो काम करने का तरीका होगा वो प्रभावित होगा, ठीक है ना। एक तो ये नुकसान हो गया करंट को, सर्किट को सीरीज में रखने पर या रजिस्टर को सीरीज में रखने पर। दूसरा नुकसान क्या है, दूसरा नुकसान ये है कि अगर एक डिवाइस खराब हो जाता है तो बाकी दोनों भी बंद हो जाएंगे। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो ये दोनों बल्ब भी नहीं जलेंगे, क्योंकि सर्किट तभी पूरा होगा जब फिलामेंट कनेक्टेड होगा, सही होगा। अब फिलामेंट इन उसका जो तार है वो जल गया तो सर्किट तो टूट गया। सर्किट चाहे स्विच ऑफ करके तोड़ो या कहीं फिलामेंट टूट जाता है, सर्किट तो टूट ही गया ना। और जब सर्किट टूट जाएगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी बाकी दोनों डिवाइस या तीनों डिवाइस जितने भी लग रहे होंगे बाकी के वो सब वर्किंग नहीं होंगे, वो बंद हो जाएंगे काम करना, क्योंकि सर्किट टूट गया। तो ये दो नुकसान होते हैं। सबको करंट सेम मिलता है इसलिए उनकी वर्किंग अफेक्ट होती है, पहला है ना नुकसान। और दूसरा नुकसान ये है कि यहाँ पर एक डिवाइस खराब हो जाएगा तो बाकी डिवाइस भी काम करना बंद कर देंगे, ये दो नुकसान। तीसरा नुकसान कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो RS आएगा टोटल रेजिस्टेंस, तो तीनों को प्लस करके आएगा, और उसमें अभी हम पैरेलल पढ़ेंगे ना, उसमें कम हो जाता है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, उसमें बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, मतलब कम नहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो अभी पहले मैं पैरेलल समझा लूँ, फिर दोनों को कंपेयर करवा दूंगा रेजिस्टेंस के मामले में। तो यहाँ दो तीन बातें नोट करना। एक, सबको करंट से मिलता है इसलिए वर्किंग उसकी प्रभावित होती है, वर्किंग अच्छी नहीं रहती सर्किट की, डिवाइस की वर्किंग नॉट गुड। और एक डिवाइस अगर जल जाता है तो बाकी सभी डिवाइस भी अच्छे से वर्क नहीं करते, यानी डिपेंडेंट होते हैं डिवाइस एक दूसरे पर, डिपेंडेंट हो गए। तो ये रजिस्टर के दो सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाने के दो नुकसान हो गए, एक जो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है और दूसरा जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सारे चलेंगे तो एक साथ चलेंगे, अगर एक खराब हुआ तो सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो रजिस्टर्स इन पैरेलल में पहले इसका एक डायग्राम देख लो। ये R1 लगा दिया, R2 लगा दिया, R1 R2 R3। पूरा सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए, बना लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ जो टोटल जो इसमें क्या होता है पैरेलल में, सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है, जो भी बैटरी से मिल रहा है सेम मिल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अच्छा, इसका फायदा होता है जब सबको सेम बैटरी मिल रही है तो करंट अपने हिसाब से बनाएंगे, वो जैसा उनका रेजिस्टेंस होगा वैसा वो करंट डेवलप करेंगे। भाई क्यों, आप ओम्स लॉ पढ़ ही चुके हो, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R।
तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिल रहा है तो अब उनका करंट डिपेंड करता है उनके रेजिस्टेंस पर। तो करंट अपने हिसाब से वो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उनको उनके अंदर जैसा रजिस्टर लगाया गया होगा उस हिसाब से वो करंट लेंगे। तो यहाँ पर करंट सबको अपने नीड के अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है, करंट इज डिपेंड ऑन नीड, है ना, डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उनकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है एक तरह से। और फिर इससे क्या होता है, देखो डिवाइस की वर्किंग प्रभावित नहीं होती। कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला है, कोई कम रेजिस्टेंस वाला है, किसी को करंट ज़्यादा चाहिए, किसी को करंट कम चाहिए, तो वो सब सही हो रहा है। तो ये अब इसका मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें तीसरा एडवांटेज होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है। उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा था, क्योंकि आर एस R1 + R2 + R3 तीनों को प्लस करके आता है, वो तो ज़्यादा आता सीरीज में। पैरेलल में जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेस होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा कम। ठीक है, अब निकाल के दिखाते हैं कैसे आता है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट सबको अलग अलग मिलता है, ये तो हमने आपको बता दिया, उनकी ज़रूरत के हिसाब से मिलता है। तो मान लेते हैं I इन पैरेलल, यानी करंट पैरेलल हो गया, I1 पहले वाले को मिला, I2 दूसरे वाले को मिला और I3 तीसरे वाले को मिला, है ना, तीनों अलग अलग मिले, टोटल जोड़ के करंट आ गया। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो इसको हम लिखेंगे V/RP, पैरेलल के लिए P है, तो V/R1 + V/R2 और V/R3। V ऊपर से कॉमन ले लो, (1/R1 + 1/R2 + 1/R3), V से V कट जाएगा। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये बहुत कम आता है, ठीक है ना। मैं अभी ये कंपेयर करने के लिए बोला, तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये 3 रजिस्टर सीरीज में है, 2 ओम का और 4 ओम का, है ना, ये, और पैरेलल लेता हूँ 3 को। टू ओम का और 4 ओम का, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है, देखो RS = 2 + 2 + 4 8 ओम आ रहा है। इनका जो आएगा 1/RP 1/2 + 1/4 + 1/4, LCM 4 होगा, दो लिया। अच्छा, तो 4 LCM होगा, 2 से जाएगा 2 बार में, ये भी 2 से जाएगा 2 बार में, और ये 1 बार में। तो ये आपका 1/RP 5/4, तो RP = हो जाएगा 4/5, यानी 0.8। वो उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बड़ा होगा उतना ज़्यादा कम आएगा इसमें। ये 8 ओम आ रहा है, ये 0.8 ओम आ रहा है, तो बहुत कम हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस अगर अभी ले लेना 100 में, 200 में, 1000 में, लाख में, तो वो और छोटा हो जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बहुत कम आता है, सीरीज में उनका ज़्यादा आता है। तो ये कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का डिफरेंस। इसके अलावा आपको बता ही दिया कि सीरीज में करंट सबको सेम मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलता है। पैरेलल में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है, करंट तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, तो उससे उनकी वर्किंग प्रभावित नहीं होती। और तीसरा बताया था कि सीरीज में अगर एक सर्किट का कोई एक कंपोनेंट टूट जाएगा तो बाकी सभी वर्किंग बंद हो जाएगी, करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी। पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो ये खराब भी हो जाता है, ये टूट भी जाता है यहाँ से, तो ये दोनों तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, तो इन पे कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, ये तो चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स का 2 टॉपिक था, पैरेलल में और सीरीज में।
इसके बाद हमें पहुंचना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अगर किसी सर्किट में प्योर रजिस्टर कनेक्टेड है तो उसके अंदर जितनी भी करंट की सप्लाई होगी, मतलब सर्किट में जितना भी करंट फ्लो करेगा, टोटल करंट हीट में चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। आपने इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट जानते हो, एक हीटिंग इफेक्ट, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक केमिकल इफेक्ट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब हुआ कि सर्किट में जितना भी करंट जा रहा है पूरा करंट हीट में चेंज हो रहा है, तो दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट। ऐसा होता है उसमें आयरन में, बल्ब में, आयरन में जो हम कपड़े प्रेस करते हैं, तो आयरन में जितना भी करंट जाता है क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है वो प्योर रजिस्टर लगा हुआ है, तो सर्किट के अंदर अगर प्योर रजिस्टर लगा हुआ है तो वो पूरा करंट को हीट में चेंज कर देता है। दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इसकी डिफाइन आप यहां लिख लेते हैं, इफ। तो बच्चों यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है, इफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अ सिस्टम ऑफ प्योर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, यानी उसमें प्योर रजिस्टर कनेक्टेड है, 1 2 कुछ भी कितने भी कनेक्टेड है, देन टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो सर्किट में जितना भी करंट जाएगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर सर्किट में प्योर रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो उसके अंदर जो भी करंट की सप्लाई जा रही होगी वो हीट में चेंज हो जाएगी। दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ जैसे बल्ब की हम बात कर रहे थे या फिर आयरन की, आयरन वाला ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। बल्ब में तो यह है कि हीट करने से ग्लो करता है तो लाइट भी मिलती है, लेकिन एलिमेंट जो आयरन के अंदर लगा हुआ है वो लाइट भी बहुत कम होती है, उस एनर्जी से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट से ही लाइट बन रहा है ग्लो करके। पर आयरन में तो हीटिंग का कोई ऐसा भी लॉजिक नहीं है, तो वो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बल्ब से भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ये सारे डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही बेस्ड है। इलेक्ट्रिक बल्ब, टोस्टर, आयरन, फ्यूज, सब अभी हम अगले वाले सेक्शन में पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सभी डिवाइस जो है ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड हैं। इनके अंदर रजिस्टर लगे होते हैं, करंट जाएगा तो वो पूरा करंट हीट में कन्वर्ट होगा और हीटिंग से ही कुछ काम होना है, जो भी मतलब बनाने का काम है, कुकिंग का काम है, जो भी है हीटिंग का काम। हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है इसमें, जूल्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है बच्चों? वैसे अगर नॉर्मल मैं बता दूं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये यानी हीट जो प्रोड्यूस होता है डिफाइन में लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड फॉर विच द करंट फ्लोज। तो तीनों को मिला लेते हैं तो इसमें H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT बन जाता है, ठीक है ना। ये आपके डिफाइन में लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी ज्यादा टाइम के लिए करंट जाएगा तब भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, करंट बढ़ जाएगा तो हीट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हीट ज्यादा होगा, क्योंकि सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो फॉर्मूला आया है या ये जो लॉ आया है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये कैसे आया है हम वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का यहीं पे देख लेते हैं। देखो, अगर कोई सर्किट है तो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा जो कि हम V मान लेते हैं, उससे चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा क्योंकि बिना चार्ज फ्लो कर करंट नहीं बनता। तो मान लेते हैं चार्ज जो फ्लो कर रहा है
क्यू कर रहा है, टाइम जो लगा है वो टी लगा है, ठीक है ना, जो टी टाइम के लिए। अब क्यू चार्ज फ्लो करने से टी टाइम के लिए करंट भी बनेगा आई, है ना, करंट जो बनेगा वो आई बनेगा। तो हम यहाँ पर वर्क निकाल लेते हैं या एनर्जी निकाल लेते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है। वर्क जो होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस वाले डेफिनेशन आपको याद है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये एनर्जी है या वर्क है, एक ही बात है। तो वर्क क्या होगा, V इंटू क्यू, है ना। और रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, पावर। तो अगर मैं यहाँ पे W अपॉन टी कर दूं और यहाँ पर भी Q अपॉन टी कर दूं, दोनों तरफ कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर। जो भी डिवाइस लगा रखा है उसकी पावर मालूम चल जाएगी ना W अपॉन टी से। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। तो ये हो गया पावर P, और ये Q अपॉन टी से क्या बन जाता है, I। तो P इज इक्वल टू VI, यानी उस डिवाइस की पावर हमने बता दी कि VI होगी, जो प्योर रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में। अब हमें तो निकालनी है एनर्जी, हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के मतलब कि हमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालना है। हीट मतलब एक एनर्जी है, और एनर्जी आती है पावर की दूसरी डिफाइन अगर आपको याद होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क अभी यहीं से है। तो कोई डिवाइस पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी होता है, पावर इनटू टाइम एनर्जी होता है। तो एनर्जी के लिए P इंटू टी, हमें एनर्जी यानी हीट या एनर्जी एक ही बात है, एनर्जी निकालनी है। अब P को क्या लिख सकते हैं, VI, ये बताया, इंटू टी। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, क्योंकि हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। H इज इक्वल टू क्या हो गया, VI T। अब ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इस V की जगह IR कर दो, H इज इक्वल टू IR इंटू I इंटू टी। तो H इज इक्वल टू I का स्क्वायर हो गया और R इंटू टी। तो यही बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो कहीं कहीं पर आप ना H इज इक्वल टू VIT से भी फाइंड कर सकते हो, ये वाला, और कहीं पर आपको मिल जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कैसे दीवाना है, दोनों से हीट निकल जाएगी। पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कैसे आया उसका ये डेरिवेशन छोटा सा है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हीटिंग इफेक्ट क्लियर हो गया। हीटिंग इफेक्ट क्या है, किसी सर्किट में अगर प्योर रजिस्टर कनेक्ट है तो उसके अंदर जो करंट जाएगा वो पूरा करंट हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है, यानी जूल का नियम है, जूल का तापमान नियम है कि सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो तीन बातों पर डिपेंड करेगा। एक, स्क्वायर ऑफ करंट पर, दूसरा रजिस्टर पर, उसका रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है, और तीसरा टाइम पीरियड पर, जिस टाइम के लिए करंट उसमें फ्लो कर रहा है। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी हो गया। अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी रियल लाइफ में इनका क्या इस्तेमाल है हीटिंग का। तो मैंने वैसे आपको बताया है कि बल्ब, जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है, या हीटर जो आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, गीजर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज, आजकल MCB लगता है, लेकिन फ्यूज का कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस किया, क्योंकि फ्यूज जो है वो इस पर डिपेंड है हीटिंग इफेक्ट पर। तो यहाँ बल्ब कैसे हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है आप जानते हो कि जो बल्ब का फिलामेंट है टंगस्टन, वो प्योर रजिस्टर होता है, और जब उसमें करंट पास होता है तो पूरा करंट हीट में कन्वर्ट होता है। इसी उसी के हीट होने से वो ग्लो करता है और हमें मिलती है रोशनी। हमें उसके हीट से मतलब नहीं होता, हमें उसकी रोशनी से मतलब होता है, पर हीट भी करता है वो, और मेन काम तो उसका हीट से ही ग्लो होना है। तो ये बल्ब जो है वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें बताया हुआ है आपको, जो बल्ब का फिलामेंट होता है
उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, तभी तो हीटिंग इफेक्ट को झेल पाता है और तभी इतना अच्छा से ग्लो भी होता है। हल्का सा गर्म करने में ही अगर इसका मेल्टिंग पॉइंंट कम होता और ये टूट जाता तो इतनी ग्लो कहाँ से आती है, इतनी रोशनी कहाँ से आती है। इट इज़ मैंशन इन योर बुक यार, मैंशन इन योर बुक। ये देखो 3380 मेल्टिंग पॉइंट, इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, आप सोचो फिलामेंट का, इसीलिए तो यार वो हीटिंग इफेक्ट पे काम कर पा रहा है। अब देखो इसके उल्टा देखो, फ्यूज, फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, लेकिन फ्यूज का काम टूटना होता है, इसकी तरह नहीं होता कि बल्ब की तरह झेल जाए पूरी हीट। अगर झेल जाएगा तो पूरा घर के बाकी डिवाइस खत्म हो जाएंगे, फ्यूज बचा रहेगा। रियल लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं शायद 7th क्लास के आसपास था, 7th 8th, मुझे याद नहीं, और ना तो मुझे हीटिंग इफेक्ट के बारे में मालूम था। तो क्या हुआ, हमारे घर में पहले रोज बल्ब फ्यूज होते थे, तो नहीं बल्ब नहीं सॉरी, फ्यूज टूट जाता था, लाइट तेज आती फ्यूज टूट जाता, अंकल लगा गए थे एक फ्यूज, तो वो टूट जाता रोजाना, अक्सर मतलब टूट जाता। तो मुझे एक दिन क्या दिमाग में आई, पता नहीं क्या दिमाग में आई, मैंने एक मोटा तार लिया और फ्यूज को निकाल के मोटा तार उसमें जोड़ के और फ्यूज लगा दिया। अब फ्यूज नहीं टूटते थे, अब बल्ब टूटते थे, अब डिवाइस फूकते थे। ये नहीं, मैंने काम ही बदल दिया। फ्यूज का काम होता है कि भाई अगर करंट की सप्लाई पीछे से वोल्टेज ज़्यादा है, करंट ज़्यादा बनेगा, करंट ज़्यादा बनेगा, वो हीट होकर टूट जाएगा, तो बाकी जो डिवाइस हैं जो उस फ्यूज के बाद लगे हुए हैं सर्किट में, वो बच जाएंगे, करंट की सप्लाई क्योंकि बंद हो जाएगी। और मैंने ऐसा कर दिया, फ्यूज को एकदम बना दिया मजबूत वाला, बल्ब उड़ने लगे। अब अंकल आए एक दिन, पापा ने बुलाया, अरे ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बल्ब फ्यूज हो रहे हैं। तो अंकल आए, अंकल कह रहे ये इसमें फ्यूज का तार बदल रखा है। तो मैंने कहा हाँ अंकल मैंने ही बदला था, वो क्योंकि रोज़ फ्यूज होता था, अक्सर फ्यूज हो रहा था। अबे कह रहे अबे गधे, फ्यूज होने के लिए तो बनाया गया है इसको, नहीं तो सर्किट की सप्लाई कैसे, जो पीछे करंट है उसको कैसे बैकअप करेगा। तो ये मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल, और मेरे लाइफ में सचमुच में ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था, इसलिए मुझे याद भी है कि मैंने मोटा तार लगा दिया था उसमें फ्यूज में। तो फ्यूज में मोटा तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज का काम टूटने का है, सर्किट को तोड़ने का काम है। जैसे पीछे सप्लाई लाइन ज़्यादा है और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वो गल के गर्म होकर टूट जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। अब फ्यूज भी ऐसे नहीं लगाए जाते हैं, फ्यूज भी लगाने के लिए या घर में एमसीबी लगाए जाते हैं तो सीरीज में लगाए जाते हैं, और ये देख के लगाया जाता है कि इस सर्किट से, इस करंट की सप्लाई से कौन सा डिवाइस चलाना है। एक और घटना मेरे साथ हो जाती है इसी इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड, मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर में पहली बार समरसीबल लगता है। अब समरसीबल जो है शायद उसकी जो एम्पियर था, शायद वो 15 एम्पियर के ऊपर का था, जो करंट लेता था वो 12-13 एम्पियर का, 10 एम्पियर से ज़्यादा का था पहली बार जब लगा। तो मोटर लग गई, सब कुछ हो गया, बिजली का जिम्मा मेरे हाथ में ही था ज़्यादातर, क्योंकि या तो बाहर इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ या खुद से कर लो। तो जब वो लगा ना समरसीबल, तो वो जैसे ऑन करते एमसीबी डाउन, फिर जैसे ऑन करते एमसीबी डाउन। तो हमने से ये क्या हो रहा है यार। तो एमसीबी एक्चुअल में जो लगी हुई थी वो 10 एम्पियर की लगी हुई थी, और जो समरसीबल है वो 15 एम्पियर ले रहा था करंट। तो जैसे ही समरसीबल ऑन होता है एमसीबी गिर जाती। तो ये सेफ्टी मेजर्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि सर्किट में जो फ्यूज लगाया जाता है या फिर मान लो एमसीबी लगाया जाता है, वो ये देख के लगाया जाता है कि कितने एम्पियर का डिवाइस आप इस सर्किट में इस्तेमाल करेंगे। जनरली जो दो तरह के होते हैं, एक 6 एम्पियर वाला सर्किट होता है और एक 15-16 एम्पियर का होता है। ज़्यादातर डिवाइस हमारे 15-16 एम्पियर में हो जाते हैं बड़े वाले, और 6 एम्पियर में नॉर्मल आपके छोटे छोटे चल जाते हैं आराम से। तो यहाँ पर एक आपका ओम्स लॉ लग जाता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, नहीं सॉरी ये नहीं वाला ओम्स लॉ नहीं, अभी जो बताया था मैंने, P इज इक्वल टू वी आई, तो I इज इक्वल टू P अपॉन वी। अब सबको पता होता है हमारे घर में जो डोमेस्टिक सप्लाई है 220 वोल्ट की है, तो हम करंट कितने फ्यूज वाला, कितने एम्पियर वाला फ्यूज लगाएंगे वो डिसाइड कर लेते हैं कि करंट कितना। मान लो कोई सर्किट है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रिक आयरन चलाना है, भाई हैवी वाट का वही होता है 750 वाट या 1 किलो वाट का होता है। तो अगर मान लो 1 किलो वाट का भी हुआ तो 1000 पावर हो गई उसकी, 1000 वाट, और 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, तो 0 से 0 कट गया, ये 4.54 के अराउंड आएगा एम्पियर आई। तो इसका मतलब है हमें उस सर्किट में कम से कम जो फ्यूज लगाएं कम से कम 5-6 एम्पियर का लगाएं। तो जनरली 6 एम्पियर वाले स्विच होते हैं,
एमसीबी भी 6 एम्पियर की लगानी पड़ेगी, फ्यूज भी ऐसा लगाओ जो 6 एम्पियर तक को झेल जाए, 5 एम्पियर 5.5 एम्पियर को झेल जाए, 6 एम्पियर के ऊपर जाए तो फिर वो फ्यूज होना चाहिए। तो ये भी आपका पावर जो भी हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में दिखाया था ना, P इक्वल टू VI, वहीं से मिला है कि हमें पता होना चाहिए किस पावर का डिवाइस हम अपने सर्किट में लगाएंगे, स्विच में, सॉकेट में लगाएंगे, उसके हिसाब से एम्पियर डिसाइड होता है। तो फिर मैंने जब देखा यार ये ज़्यादा करंट ले रहा है समर्सिबल और ये 10 एम्पियर लगी हुई, तो फिर मैंने उसका एमसीबी बदला। एमसीबी 15-20 एम्पियर मैंने लगा दी थी, ये बहुत पहले घटना इसलिए मुझे याद भी नहीं है। तो फिर वो चलने लगा। तो एम्पियर बदलने से पहले हम सोच रहे लग रहा मोटर खराब है, हो क्या रहा है, ये बार बार एमसीबी गिर रही है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गए। तो मैंने तो मेरी लाइफ में 2 गलतियां भी करी हैं और उनसे सीखा भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके साथ शेयर भी किया, तो आप भी जरूर उससे प्रैक्टिकली फील कर रहे होंगे कनेक्टेड, है ना। अब बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, चैप्टर के, जो है कि पावर। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर, हाँ, इलेक्ट्रिक पावर। और इसका डिफाइन है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। रेट ऑफ कंजप्शन, तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर ना, दोनों डिफाइन है। 9th क्लास की थी वर्क एनर्जी पावर में, हमने कहा था रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और यहाँ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। मान लो जैसे कि हमारे पास ये एलईडी है, ये 20 वाट की है, तो इसकी जो पावर है 20 वाट है। तो 20 वाट का मतलब पता क्या होता है, 20 जूल पर सेकेंड ये एनर्जी खर्च कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च कर रही है, ये लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। इलेक्ट्रिकल भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है। तो 20 वाट का मतलब होगा 20 जूल पर सेकेंड। तो अब पावर की 3 डेफिनेशन आपके फॉर्मूले आते हैं आपके पास बच्चों। एक तो हमने पीछे पढ़ा था P इक्वल टू VI से, एक P इज इक्वल टू, इसी में चेंज कर दो, V को चेंज कर दो IR में, तो ये हो जाता है P इज इक्वल टू I²R। और इसमें I को V/R में चेंज कर दो, अगर I क्योंकि V/R भी होता है, तो ये V²R, V²/R, R² से R कट जाता है ना। I की जगह V/R लिखोगे ना, तो V²/R², R² से R कट जाएगा, तो V²/R। ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल में, क्योंकि देखो किसी सर्किट में जो करंट है वो तो कम ज़्यादा हो सकता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो सर्किट का अपना रहता ही है फिक्स, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर लेंथ पर, एक पर्टिकुलर मोटाई पर R तो फिक्स होगा। जब तक तार की लंबाई नहीं बढ़ाओगे, जब तक तार की मोटाई नहीं बढ़ाओगे या टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तब तक R नहीं बदलेगा। लेकिन R के बदलने से I बदल जाता है, इसलिए ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अभी हम इसके जब न्यूमेरिकल करेंगे, इन टेक्स्ट वाले, एग्जाम्पल वाले, एक्सरसाइज वाले, तो ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बट आपको याद रखना है कि पावर के 3 फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R और P इज इक्वल टू V²/R। ये पावर के 3 फॉर्मूले हैं। इस तरह से इस चैप्टर का जो थियोरेटिकल पॉइंट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो पूरा होता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे आपके साथ।